लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कैपिटल बजटिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन करना। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी कि हमारे प्रोजेक्ट में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, यानी हमारे पास से कितना कैश आउटफ्लो हुआ। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता था कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस माइनस सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स अगर कोई ओल्ड प्रोजेक्ट है तो, और प्लस माइनस जो भी उस पर टैक्स कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस के हिसाब से होता था वो हम एडजस्ट कर लेते थे। फिर वर्किंग कैपिटल प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ये होता था इनिशियल इन्वेस्टमेंट में। अब सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, सबसिक्वेंट कैश इनफ्लो। तो सबसे पहले हम सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो का मीनिंग समझ लेते हैं। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो का मीनिंग क्या होना चाहिए। कैश इनफ्लो, इसमें ये वर्ड है कैश इनफ्लो, यानी कि हमें साफ पता चल जा रहा है कि कैश इनफ्लो मतलब कि पैसे का मेरे पास रिटर्न वापस आना, यानी कैश इन टू माई पॉकेट, और अगर अकाउंटिंग वर्ड में इसको बोले तो कैश इन हैंड। कैश इन हैंड। अब सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में रिकरिंग कैश का इनफ्लो होना। रिकरिंग इनफ्लो ऑफ कैश इन ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कैश का इनफ्लो होना, यानी मेरे पॉकेट में कैश का आना, ये सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो का ये मतलब यहाँ पर होना चाहिए। तो सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो का मतलब कि हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता था हमने क्या पैसे को आउट किया, ये आउट किया। और सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो का मतलब हमने पैसे को एड मेरे पॉकेट में आया इन, तब समझ में आया। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो मतलब हमने जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाया वो पैसे के अब हम रिटर्न लेंगे। हम उस पैसे का रिटर्न, हमारे पास कितना पैसा आएगा। प्रोजेक्ट में तो हमने पैसा लगा दिया, प्रोजेक्ट में हमने ये इन्वेस्ट कर दिया। अब ये इन्वेस्ट करने के बाद मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट का लाइफ ईयर 5 ईयर है, प्रोजेक्ट का लाइफ ईयर 5 ईयर, तो ये इन्वेस्ट करने के बाद हमें उस प्रोजेक्ट से क्या मिलेगा, और ईच ईयर में जो अमाउंट मिलता है उसी को हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। तो सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो का कैलकुलेशन जो है दो तरीके से हम करेंगे। एक डायरेक्ट वे तरीके से कर सकते हैं और दूसरा इनडायरेक्ट वे तरीके से। तो सबसे पहले डायरेक्ट वे तरीका आता है। डायरेक्ट वे तरीके से हम सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो डायरेक्ट वे तरीका से हम चलते हैं। सबसे पहले सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो
डायरेक्ट वे। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो मतलब हमारे पास कितना पैसा आया, ये कैश इन हैंड का कैलकुलेशन है। मेरे पास कितना पैसा जो है, कैश जो है आया। सेल, सबसे पहले सेल होगा, उसमें से हम सेल में से हम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना कैश आया। अब एक्सपेंस, यहाँ पर एक्सपेंस में हम क्या लेस करेंगे। सबसे पहले एक्सपेंस का नेचर समझ लेते हैं। एक्सपेंसेस, दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होता है कैश एक्सपेंसेस और दूसरा होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस। तरह के ही एक्सपेंस होते हैं, कैश एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस। जो हमें कैश के रूप में पेड करना पड़े वो हमारा कैश एक्सपेंसेस है, और जो कैश के रूप में पेड नहीं होता है फिर भी हमारा वो लॉस होता है तो वो होता है नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो कैश एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैश एक्सपेंसेस भी दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और नॉन कैश एक्सपेंसेस जो है ये होता है जिसे मशीनरी पर डिप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी पर डिप्रिसिएशन वगैरह चार्ज कर देना, वो होता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। इसमें हमारा कैश पेड नहीं होता है लेकिन मशीन पर डिप्रिसिएशन लग जाता है, यानी मशीन का, प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। कम होने से हमारा लॉस ही होता है, तो डिप्रिसिएशन लॉस है। विदाउट एक्सपेंसेस, विदाउट कैश का पेड किए ये हमारा एक्सपेंसेस होता है, इसलिए ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर जो भी हमारा सेल रहेगा उस सेल में से हम इस एक्सपेंसेस को लेस करेंगे। एक्सपेंसेस को लेस करेंगे यानी एक्सपेंसेस के जगह पर क्या क्या हम लेस करेंगे। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस लेस करेंगे, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिर उसके बाद नॉन कैश आइटम का डिप्रिसिएशन। तो सेल एक्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस डिप्रिसिएशन। तो यहाँ तक समझ में आया। ये सेल माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस डिप्रिसिएशन, ये हमारा अर्न होगा। कैलकुलेशन इस तरह करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैश इन हैंड हमारा सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो कितना हुआ। अभी ये बात पूरी नहीं हुई, अभी इसमें और भी बहुत कुछ बाकी है। तो हम एक और तरीका दूसरा देखते हैं एक्सपेंस को लेस करने का। सपोज दैट एक्सपेंस, ये एक्सपेंसेस है
एक्सपेंसेस हैं। एक तो इस तरह का होता था, दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के रूप में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो हो जाएगा कैश एक्सपेंसेस और दूसरा होगा नॉन कैश एक्सपेंसेस और ये हो जाएगा डिप्रेशिएशन। अब ये जो कैश एक्सपेंसेस है ये दो तरह का होगा, एक वेरिएबल एक्सपेंसेस और दूसरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या होता है? हमारे परफॉर्मेंस के रेशियो से ये डिपेंड करेगा, हमारा जिस तरह का परफॉर्म होगा बिजनेस में, प्रोजेक्ट में, तो उस तरह का भी परफॉर्म करेगा। मान लेते हैं कि हम अगर प्रोडक्शन कम करेंगे तो हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस कम होगा, प्रोडक्शन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे तो हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा। गुड्स को अगर दिल्ली से लखनऊ सेंड करना है, भेजना है, तो हमें जो फ्रेट देना पड़ेगा उस फ्रेट के मुकाबले अगर गुड्स को हम दिल्ली से अगर चेन्नई भेजते हैं तो हमें दिल्ली से चेन्नई भेजते समय गुड्स का फ्रेट जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जिस तरह का हम परफॉर्म करेंगे उस तरह का ये भी वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारा ऊपर नीचे होगा। तो ये होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अब फिक्स एसेट्स क्या होता है? फिक्स एक्सपेंसेस, हम परफॉर्म जैसा भी करें हमारा एक्सपेंस है वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिक्स एक्सपेंसेस का मतलब यही होगा। जैसे मान लेते हैं कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमने पंखा को चलाया है, मेरा पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है या कूलर चल रहा है या रेंट हुआ, शॉप का रेंट हुआ, फैक्ट्री का रेंट हुआ, चाहे हम प्रोडक्शन ज़्यादा करें, कम करें, ना करें, बंद रखें, हमारा फैक्ट्री का रेंट वही रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को हम कहते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये इसका अपोजिट होता है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस और ये बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस नहीं होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ये चाहे हम जिस तरह का भी परफॉर्म करें फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारा हमेशा सेम रहेगा, जो तय है वही होगा फिक्स एक्सपेंसेस। तो ये होता है नॉट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। तो हम चाहें इस तरह यूज करें कैश इनफ्लो कैलकुलेशन करने के लिए, या हम इस तरह का भी मेथड को ले सकते हैं। तो हम इस तरह का मेथड को लेकर के चलते हैं तो हो जाएगा सेल माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस, अब लेस कर देंगे इसमें से फिक्स्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस और ये डिप्रिसिएशन भी इसमें लेस हो जाएगा माइनस
डिप्रिसिएशन। हम इसको इस वे को नहीं ले रहे हैं, हम इसको ले रहे हैं। सेल माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस डिप्रिसिएशन। हमने इतना कर लिया। अब हम जैसे ही इतना हम कर लेंगे तो तुरंत गवर्नमेंट मेरे पास आ जाएगी और बोलेगी कि आपने इतना जो अर्न किया उस पर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो हमें टैक्स का भी पैसा पेड करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस टैक्सेशन, हम टैक्स का भी पैसा पेड करेंगे तभी तो हमारा कैश इनफ्लो आएगा, टैक्स भी तो इसी में इंक्लूड होगा। तो टैक्स को हमने पेड कर दिया। और जैसे ही हम टैक्स पेड करेंगे, टैक्स को पेड करने के तुरंत बाद हम डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू रहेगा उसको हम दोबारा, यहाँ माइनस था यहाँ पर ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे डिप्रिसिएशन। अब जब यहाँ पर प्लस करना ही था तो यहाँ पर माइनस क्यों किए? माइनस प्लस कट कर तो सेम हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर यह क्या लॉजिक था करने का? लॉजिक था इस टैक्स का वैल्यू को पता करने के लिए हमने डिप्रिसिएशन को लेस किया। और डिप्रिसिएशन को हम इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं करते हैं सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो में कि ये कैश का इनफ्लो है। हमारे पास कैश इन हैंड, हमारे पास कैश कितना रिटर्न आया। डिप्रिसिएशन जो है नॉन कैश आइटम है, इसलिए हम डिप्रिसिएशन को यहाँ पर लेस किए टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए, टैक्स का पता लगाने के लिए। और उसके बाद हमारा जब टैक्स निकल गया तो हम चुपके से डिप्रिसिएशन को फिर ऐड करके इसको हम ख़त्म कर दिए, यानी कि डिप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड नहीं हुआ। हम एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको हम यहाँ पर समझा देते हैं। डिप्रिसिएशन यहाँ पर माइनस किया और यहाँ पर माइनस टैक्सेशन किया, फिर डिप्रिसिएशन को ऐड कर दिया। इसके लॉजिक को हम समझाते हैं। सपोज मैंने एक सिलाई मशीन खरीदी, $10,000 इसका प्राइस था, कॉस्ट था। मशीन का हमने 9,000 पेड किया और उसको इंस्टॉल कराया, इंस्टॉलेशन कराया मिस्त्री बुला करके, तो उसने 1,000 लिया, ये भी मान लेते हैं। टोटल हमने 10,000 पेड किया मशीन के लिए, सिविंग मशीन के लिए। हमने उसे सिलाई किया तो हमें ईच मंथ 3,000 हमें उससे सिविंग वर्क से जो भी हमें अर्निंग हुआ वो हमें ईच मंथ 3,000 रुपये मिले। हमने उसमें से एक्सपेंस किया कुछ मटेरियल वगैरह, सुई धागा तागा, तेल, जो भी उसका रिपेयरिंग वगैरह, तो हमने उसमें ईच मंथ 500 एक्सपेंस किए। तो मेरा टोटल जो मशीन का चलाने से एक महीने में हमारा टोटल जो अर्निंग हुआ 2,500 पर मंथ अर्निंग हुई। तो एक साल के लिए कितना हो जाएगा? $30,000 होगा अर्निंग।
बस इसको समझाने के लिए हम ये कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन लेस किया, यहाँ पर फिर ऐड कर दिया और ये माइनस बीच में टैक्सेशन आया। तो हमने एक साल में मशीन से अर्निंग, मान लीजिए कि हमने 30,000 अर्न किया, ये सपोज कर लेते हैं 30,000। अब जैसे ही हमने 30,000 अर्न किया तो गवर्नमेंट मेरे पास आ गई अपना हाथ फैला करके कि आपने सेविंग किया है, आपने कमाई किया है, आप हमें टैक्स दीजिए। तो ये बताइए कि क्या गवर्नमेंट को हम टैक्स, उसने बोला, उसने टैक्स का रेट भी बता दिया, बोला कि टैक्स का चार्ज करेंगे हम, टैक्स एट द रेट ऑफ 20% है, 20% है। तो क्या हम गवर्नमेंट को 30,000 का 20% यानी कि 6,000 रुपया टैक्स पेड करेंगे? क्या ये सही है? नहीं, हम ये इतना पैसा पेड नहीं करेंगे उसको। हम उसको क्या पेड करेंगे? हम उसको पेड करेंगे कि गवर्नमेंट जो है अलाउ करती है फिक्स्ड एसेट्स पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना, गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया मशीनरी पर, अपने इस मशीनरी पर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज किया एट द रेट ऑफ 10%। तो मशीनरी का लास्ट में वैल्यू एक साल के बाद कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 10%, यानी कि 1,000। तो वैल्यू ऑफ मशीन 10,000 माइनस 1,000, 9,000, ये वैल्यू ऑफ मशीन हो जाएगी। हमारी मशीन आखिरी में 9,000 की रह गई। 10,000 की मशीन 9,000 की रह गई, यानी कि 1,000 रुपये हमने जो लॉस किए, डिप्रिसिएशन हमारा हो गया। तो हम इस लॉस पर तो उसको टैक्स नहीं देंगे गवर्नमेंट को। तो हम क्या करेंगे कि हमारी जो अर्निंग हुई थी 30,000, ये 30,000 जो हमारी अर्निंग हुई थी, अर्निंग रुपीज़ 30,000, इसमें से हम डिप्रिसिएशन लेस करेंगे, माइनस डिप्रिसिएशन कितना है? 1,000 रुपया। अब हमारा जो नेट अर्न जो है वो 30,000 में से 1,000 निकल गया तो 29,000 आया। अब इस पर जाकर हम गवर्नमेंट को सही टैक्स देंगे। 29,000 इंटू टैक्स एट द रेट ऑफ 20%। ये 29,000 पर 20% टैक्स देंगे तो 58 होना चाहिए। 29,000 इंटू 20%, 58,100। 5800। ये गलत था, ये सही है। हम गवर्नमेंट को टैक्स 5,800 रुपये पेड करेंगे। तो अब बताइए कि हमारे पास कैश कितना अर्न हुए थे? 30,000। ये हमारा कैश था, कैश इन हैंड। ये हमारा नन कैश आइटम था, नन कैश आइटम था। कैश का इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, चाहे हम डिप्रिसिएशन का रेट 10% रखें, 15% रखें, 13% रखें, 20% रखें, इससे हमारा कैश पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा एक्चुअल में जो कैश अर्न हुआ था 30,000, ये 30,000, इसमें से हमने गवर्नमेंट को पेड कर दिए 5,800। 5,800 पेड कर दिए। तो हमारे हाथ में एक्चुअल में कैश कितना आया?
24,200 और इसके हिसाब से आता 30,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 24,000, जो कि ये गलत था। हमारे हाथ में कैश जो है 24,200 नहीं आएगा, 24,000 नहीं आएगा, 24,200 आएगा। टैक्स का वैल्यू एक्चुअल में ये होगा। तब समझ में आया। हम इस टैक्स को पता लगाने के लिए इस टैक्स को पता लगाने के लिए हम डिप्रिसिएशन यहाँ पर लेस करते हैं। और जब हमें टैक्स पता चल जाता है, जब टैक्स पता चल जाता है तो फिर हम चुपके से डिप्रिसिएशन को हम ऐड कर देते हैं कैश इन हैंड पता लगाने के लिए। ये देखिए, सेल माइनस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन माइनस टैक्सेशन इक्वल टू 23,200। अर्निंग इंक्लूड ऑल एक्सपेंसेस 36,000 हमारा जो है ये 3,000 इंटू 12 महीने का 36,000 हो जाएगा। ये हमारा सेल हो गया। 36,000 सेल माइनस 6,000 हमने 500 रुपये के हिसाब से 12 महीने के लिए हमने 6,000 एक्सपेंस कर दिए, तो ये एक्सपेंस हो गया। और माइनस 1,000 जो है डिप्रिसिएशन, ये डिप्रिसिएशन। और फिर हमने 5,800 जो टैक्स के पेड कर दिए। तो ये हमारे टोटल जो अर्निंग है ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूड करने पर 23,200 आया। लेकिन ये हमारा कैश इन हैंड नहीं कहलाएगा, नॉट कैश इन हैंड। जैसे ही हम इसको हटा देंगे ये हमारा कैश इन हैंड हो जाएगा। ये हमारा नॉन कैश आइटम है, तो ये 36,000 माइनस 6,000 और माइनस 1,000 माइनस 8,000 और रिटर्न, इसको हम रिटर्न कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ये ऐड डिप्रिसिएशन हुआ है, डिप्रिसिएशन ऐड 1,000 जैसे ही करेंगे तो हमारा ये भी यहाँ पर 23,200 से ऐड हो जाएगा 1,000। तो ये 1,000 ऐड होने पर ये हो जाएगा 24,200। ये हमारा कैश इन हैंड है, ये कैश इन हैंड। तो अब समझ में आया। सेल माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस फिक्स्ड एक्सपेंसेस माइनस डिप्रिसिएशन माइनस टैक्सेशन। अब प्लस डिप्रिसिएशन को हम इसलिए ऐड कर देते हैं कि हमें ये कैश का इनफ्लो पता लगाना है। इस कैश का इनफ्लो को पता लगाने के लिए हम डिप्रिसिएशन को एक बार यहाँ पर डिप्रिसिएशन जो है डिप्रिसिएशन लेस करते हैं और दूसरी बार डिप्रिसिएशन को हम ऐड कर लेते हैं। एक बार लेस एक बार ऐड। इसको 2 बार लिखने का यही लॉजिक था। ये टैक्स का अमाउंट पता लगाने के लिए हमें ऐसा करना पड़ता है। अब इतना जो है, ये सारा जो है इसको एडजस्ट करने पर जो आएगा, ये हमें ईच ईयर जितने साल का प्रोजेक्ट का लाइफ है उतने साल तक ये हमें इनफ्लो इसका मिलता रहेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या होता था कि प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ में एक बार इन्वेस्ट करना पड़ता था, वो भी कब, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और ये जो है ये ईच ईयर जितने साल का, अगर 8 साल का प्रोजेक्ट है तो ईच ईयर ये हमें वैल्यू मिलेगा। अगर 8 साल का प्रोजेक्ट है तो 8 साल तक हमें ये मिलेगा। 4 साल का प्रोजेक्ट है तो 4 साल, अगर 8 साल का प्रोजेक्ट है तो हमें ये 8 साल तक मिलेगा। और अगर 4 साल का प्रोजेक्ट है ये, तो हमें 4 साल तक इतनी रकम हमें वापस ईच ईयर मिलती रहेगी। फर्स्ट ईयर में भी इतनी, सेकेंड ईयर में भी इतनी, थर्ड ईयर में भी इतनी, फोर्थ ईयर में भी इतनी। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि
मान लेते हैं कि 5 साल का ये प्रोजेक्ट था, 2 साल तक कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यही रहा। तीसरे साल में हमें अलग से और भी प्लांट या मशीनरी वगैरह इन्वेस्ट करना पड़ा। तब क्या होगा? तो उस कंडीशन में कैश एक्सपेंसेस का एक और टाइप होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम ये पता कैसे करेंगे कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर का नेचर का एक्सपेंस है और कौन सा वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? जिस तरह का हम एक्सपेंसेस करते हैं उसकी हमें बेनिफिट अगर उसी साल में मिल जाती है, यानी कि शॉर्ट टर्म ऑफ एक्सपेंसेस को हम कहते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस या फिक्स एक्सपेंसेस, या इसको हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं। लेकिन जिस टाइप के एक्सपेंसेस हमें करना पड़े उसका बेनिफिट हम आने वाले कई सालों तक लेते रहें तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि अगर हम सीविंग मशीन खरीदेंगे तो उसको हम आने वाले कई सालों तक यूज करेंगे, 4 5 6 8 साल 9 साल 10 साल 12 साल 13 साल, तो उसका वैल्यू कई सालों तक हमें रहेगा और उससे बेनिफिट हमें मिलता रहेगा उस तरह का एक्सपेंडिचर से, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वेरिएबल या फिक्स्ड एक्सपेंडिचर ये होगा जैसे कि उसमें हम मान लेते हैं कि हमने उसमें रिपेयरिंग करा दिया, या उसमें हमने कुछ उसका पार्ट टूट गया, उस पार्ट को टूट गया तो हम उसको पार्ट में कुछ चेंजिंग कर दिए, या उसमें हमने जो तेल वगैरह जो डाले, मोबिल वगैरह डाले, तो वो सब हमारा जो है उसका बेनिफिट हमें उसी ईयर में मिल जाता है, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हम कई सालों तक उसका हम बेनिफिट लेते रहें एसेट्स का, तो उस टाइप के एसेट्स में हम इन्वेस्ट करने को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर टाइप के जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको हम इसमें से लेस कर देंगे। मान लेते हैं कि हमें ये हमारा प्रॉफिट हुआ, सेल में से इतना चीज़ को हमने लेस कर दिया तो हमारे प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट वो भी कैश इन हैंड। ये डिप्रिसिएशन को हमने ऐड और प्लस कर दिया, ऐड और लेस कर दिया, तो ये डिप्रिसिएशन ख़त्म हो गया, हमारे पास कैश इन हैंड आ गया। किसी भी चीज़ को हम अगर परचेज करेंगे तो वो कैश से ही परचेज होगा, तो ये कैश का यहाँ पर वैल्यू निकाला जा रहा है। बीच में अगर मान लेते हैं कि एक नई प्लांट लगाने की ज़रूरत पड़ गई तो क्या करेंगे, उस समय हम माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर कर देंगे। यहाँ पर अगर बीच में अगर कोई अगर प्रोजेक्ट के अगर बीच में अगर कुछ भी अगर हमें इन्वेस्ट करना पड़ गया मशीनरी को रूप में, कैपिटल टाइप का कोई भी एक्सपेंडिचर अगर हो गया, तो उस कंडीशन में सेल माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस फिक्स्ड एसेट्स माइनस डिप्रिसिएशन माइनस टैक्सेशन प्लस डिप्रिसिएशन को वापस हम ऐड कर लेंगे माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये स्टार लगा हुआ है इसलिए कि ये शायद ही अगर उस तरह का कंडीशन अगर बनता है, सिचुएशन बनता है तो ये होगा, वरना ये नहीं होगा। और जैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो उस साल से डिप्रिसिएशन का भी वैल्यू में चेंजिंग हो जाएगा। अगर ये थर्ड ईयर के लास्ट में अगर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है और प्रोजेक्ट 5 ईयर का है, तो थर्ड ईयर के लास्ट में तो ये एक्सपेंडिचर हुआ, तो फोर्थ ईयर के लास्ट में और 5th ईयर के लास्ट में जो हमारा डिप्रिसिएशन का वैल्यू जो है उसमें चेंजिंग हो जाएगी। तो ये होता है सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो का वैल्यू पता लगाना डायरेक्ट वे से। ये डायरेक्ट वे है, ये आप नोट कर लें, डायरेक्ट वे है। डायरेक्ट वे सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। दूसरा होता है इनडायरेक्ट